नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार लाइव गुरुकुल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि प्राय देखने को मिल रहा है, आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें आधुनिक भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ, उससे संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम आधुनिक भारत में होने वाले शिक्षा के विकास से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उस परीक्षा के देने से पहले एक बार इस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए साथियों, बिना देर किए हुए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज की इस क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए यहाँ पर है जोनाथन डंकन ने, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी है साथियों लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र ने। साथियों, ये जो प्रश्न है ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछ लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। साथियों, जब हम बात करते हैं कि जो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई तो किसने की, तो साथियों इसके लिए केवल एक ही नाम जो है आता है, और वो आता है जोनाथन डंकन का। किसने, किसका? जोनाथन डंकन का। इन्हीं के अथक प्रयत्नों से वाराणसी में जो पहला संस्कृत महाविद्यालय खुला था उसकी स्थापना हुई थी। और ये जो स्थापना हुई थी साथियों, ये हुई थी 1791 ईस्वी में। उस समय जो जोनाथन डंकन थे वो तत्कालीन बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। कौन थे? ब्रिटिश रेजिडेंट। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे। यानी जो जोनाथन डंकन थे उन्हीं के अथक प्रयत्नों से 1791 ईस्वी में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और जो जोनाथन डंकन थे वो एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे उस समय बनारस में। वाराणसी को उस समय साथियों बनारस कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों प्रश्न ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन। तो आई होप ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन was the first to translate भगवद गीता into इंग्लिश? तो यहाँ हमसे पूछा गया है वह कौन सा अंग्रेज था जिसने सबसे पहले भगवद गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी है साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आईएएस प्री 2001 में पूछा गया है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार जब हम ये बात करते हैं कि जो भगवत गीता है उसका सबसे पहले अनुवाद किसने किया, तो इसके लिए भी जो सबसे पहले नाम आता है साथियों वो आता है तुम्हारा चार्ल्स विल्किंस का। किसका आता है? चार्ल्स विल्किंस का। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी चार्ल्स विल्किंस ऐसे पहले व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति, जिन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। और साथियों उस समय जब इन्होंने ट्रांसलेट किया था तो उस समय इस भगवत गीता की जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना को इन्होंने नहीं लिखा। उस प्रस्तावना को लिखा था साथियों तुम्हारा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने लिखा था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। यानी जो भगवत गीता का सबसे पहले अनुवाद किया है अंग्रेजी में, चार्ल्स विल्किंस ने किया, और इसकी जो प्रस्तावना थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न भी साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार अगर इसका हम आंसर देखते हैं साथियों, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। साथियों अगर हम यहाँ चार्ल्स विल्किंस के बारे में कुछ और एक आध बात जानना चाहें तो वो ये है कि चार्ल्स विल्किंस जो थे, इन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के अलावा जो फारसी वह बांग्ला भाषा में जो छपाई होती थी, जो मुद्रण होता था, उसके लिए
ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख रहेंगे, नोट कर लेंगे सभी लोग। यानी चार्ल्स चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया ही। इसके अलावा इन्होंने फारसी और बांग्ला भाषा में जो मुद्रण किया जाता था उसके लिए ढलाई के अक्षरों का भी साथियों आविष्कार किया था। ठीक है, तो आई होप यहाँ ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। क्या है प्रश्न नंबर 3 में साथियों पूछा गया है? यहाँ पूछा है कि जो स्वतंत्रता से पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। यानी यहाँ आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में आधुनिक शिक्षा दी जा रही थी उसका जो प्रसार किया जा रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए साथियों, जब भी आप प्रश्न करने बैठते हैं तो पहले आप उसको पढ़िए तसल्ली से, और पढ़ने के बाद उसको समझिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। जब आप ये समझ गए कि उसमें क्या पूछा गया है तो आप उसका आंसर आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो साथियों इसमें पूछा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी वो क्या चाहते थे जिस वजह से उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज। ऑप्शन ए है साथियों, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन बी है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। सी है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। ऑप्शन डी है साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में पूछा। ठीक है, तो साथियों अगर हम यहाँ बात करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्यों किया, उसका उनका मोटिव क्या था। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के पीछे उनका जो मुख्य मोटिव था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो था साथियों प्रशासन का खर्च कम करना। क्या करना, मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासन का खर्च कम करना। लिख लेना साथियों, ठीक है, खर्च कम करना उनका मुख्य उद्देश्य था कि हम प्रशासन का जो कार्य करते हैं प्रशासन में जो खर्चा होता है वो कम। प्रशासन में जो उनके प्रशासनिक अधिकारी थे चाहे वो उच्च पदों पर हो या निम्न पदों पर हो, उन्हें वो यूरोप से ही लेकर के आते थे। अब वहां से यहाँ पर जब वो रहते थे तो उनका खर्चा बहुत अधिक ज्यादा पड़ता था। ठीक है, अब उस खर्चे को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों न भारत में से ही भारत के लोगों को ही शिक्षा दी जाए और शिक्षा दे करके इन्हें ही जो छोटे छोटे प्रशासनिक पद हैं उन पदों पर नियुक्त किया जाए, जिससे कि हमें जो कर्मचारी हैं बाहर अपने यहाँ से लाने वाले, यूरोप से आने वाले, वो कम हो जाएंगे क्योंकि वो महंगे पड़ते हैं और यहाँ से हमें सस्ते मिल जाएंगे क्योंकि वो यहीं रहती हैं। तो इस उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या किया, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। ऐसा होने से उनका खर्च भी कम हुआ क्योंकि उन्हें यहाँ जो जो लोग थे वो बहुत सस्ते रेट में, सस्ती सैलरी में, सस्ते उसमें काम कर लेते थे वो। ठीक है, तो साथियों इसमें अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि जो ऑप्शन बी है उसमें कह रहा है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, ऐसा भी नहीं हुआ। यानी वो चाहते थे, वो तो ये चाहते थे कि ये राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग नहीं ना, अगर राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग लेंगे, राजनीति में आएंगे तो फिर ये हमसे लड़ेंगे। ठीक है, और इनको आधुनिक बनाने का भी इनका कोई मोटिव नहीं था। इनका केवल मोटिव था कि जो छोटे पद हैं, प्रशासनिक पद हैं, उन पर इनको शिक्षा देकर के नियुक्त कर दिया जाए जिससे ये काम चलाऊ हो जाए, यानी काम करने लायक हो जाए बस। तो ये था इनका उद्देश्य। तो इस प्रकार जो ए है वो सही हो जाएगा, बी और सी या फिर डी, डी तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तब होगा तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए साथियों जो है इसका बिल्कुल सही आंसर। तो आई होप ये जो प्रश्न है आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। देखिए प्रश्न पढ़िए, उसको समझिए क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन है जिसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। चार ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है। Who among the following was granted membership of the Royal Asiatic Society of Paris? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन देखिए यहाँ चेंज हुआ है। ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी हो गया यहाँ विवेकानंद, और ऑप्शन बी साथ ही नीचे आ गया है, ऑप्शन बी है माइकल मधुसूदन दत्त। ये क्या है, टाइपिंग करते समय लिखते समय ऊपर नीचे हो जाता है तो इसको ज्यादा मायने न रखें, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, समझते चले।
ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, सी है राजा राम मोहन राय, डी है विवेकानंद और बी है साथी माइकल मधुसूदन। ठीक है, तो साथियों जब यहाँ हम बात करते हैं कि जो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो वो किसे की गई थी? तो साथियों उसमें केवल एक ही नाम आता है और वो आता है माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, इसका माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, यानी जो माइकल मधुसूदन दत्त थे, इन्हें ही पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। और जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी, इसकी जो स्थापना थी साथियों 1822 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इसे आप लिख लेंगे, 1822 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। ठीक है, इस चीज को आप लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, उसकी सदस्यता किसे दी गई थी? माइकल मधुसूदन को। 1822 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। इससे एक प्रश्न और बन जाता है। प्रश्न वो बनता है कि इसको शाही शासन द्वारा पुष्टि कब की गई इसकी? यानी इस पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो पुष्टि थी वो शाही शासन द्वारा कब की गई? तो साथियों वो की गई थी 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जो पुष्टि थी शाही शासन द्वारा, वो 1829 में की गई थी। तो इसको लिख लेंगे, शाही शासन द्वारा पुष्टि कब की गई थी? 1829 में। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में आया है मेंस 2007 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है, सॉरी यहाँ 3 के बाद 5 आ गया था, 4 नंबर ये है। चलो ठीक है, 4 को देख लेते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है साथियों? यहाँ ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला, उनकी जो प्रसिद्ध है, कालिदास की जो शकुंतला रचना है वो काफी प्रसिद्ध है, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया, ये पूछा था। Who among the following translated Kalidas's famous work शकुंतला into English for the first time? फर्स्ट टाइम किसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ये हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन बी है हेनरी होलब्रुक ने, ऑप्शन सी है साथियों योहान वोल्फगांग फोन गेटे ने, ऑप्शन डी है सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स। ये जो साथियों प्रश्न है ये यूपी यूडीए और एलडीए मेंस 2010 में पूछा। ठीक है, तो आइए साथियों बात करते हैं यहाँ। अगर हम बात करें जो कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना शकुंतला है, इसके सबसे पहले ट्रांसलेट की, तो इसमें जो नाम आता है साथियों वो आता है सर विलियम जोन्स का। इसका आता है सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स ने इसे पहली बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, ये जो सर विलियम जॉन्स थे, ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है, ये जो थे सर विलियम जॉन्स कौन थे? ये भारत में जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स के समय में कौन थे? ये थे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे वारेन हेस्टिंग के समय में? तो कौन थे? सर विलियम जोन्स। ठीक है साथियों, जो सर विलियम जोन्स थे, इन्हीं की प्रेरणा से इन्हीं की प्रेरणा से जो एशियाटिक सोसाइटी थी, एशियाटिक सोसाइटी थी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना थी वो इन्हीं की प्रेरणा पर की गई थी। कब की गई थी? वो की गई थी 1784। ठीक है, और स्वयं जो सर विलियम्स थे, इनको इसका सभापति बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सभापति। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यानी सर विलियम जॉन्स ने शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वारेन हेस्टिंग के समय पर ये जो है कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे। इसके अलावा इन्हीं की प्रेरणा से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई और ये स्वयं उसके सभापति थे। ठीक है, तो आई होप ये जो प्रश्न है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो साथियों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का, वो है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने सबसे पहला जो मदरसा था वो कहाँ स्थापित किया था?
वेयर डिड द ब्रिटिश स्टेबलाइज द फर्स्ट मदरसा इन इंडिया? ऑप्शन ए है मद्रास में, बी है बंबई में, सी ही अलीगढ़ में, डी कलकत्ता में। यूपीपीसीएस प्री 2006 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो साथियों जब हम भारत में अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम मदरसा स्थापित किया गया, अगर हम उसकी बात करें साथियों, तो इसमें जो नाम आता है वो आता है साथियों वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का, इस चीज का ध्यान रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही प्रथम मदरसा स्थापित किया था भारत में। ठीक है, कब किया था? तो वो किया था साथियों 1781 ईस्वी। और कहाँ किया था, स्थान की बात करें तो वो किया था साथियों कलकत्ता में। कहाँ किया था? कलकत्ता में। यानी 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। और इनकी जो प्रथम नाजिन थी, प्रथम नाजिन, इस मदरसे के नाजिन कहते हैं साथियों मुखिया को। किसको कहते हैं? मुखिया या प्रमुख को। ठीक है, तो वो कौन थे साथियों? प्रथम नाजिन या प्रथम प्रमुख इसके कौन थे? तो वो थे साथियों मौलवी मुइजुद्दीन। कौन थे? मौलवी एक सेकेंड, मौलवी मुइजुद्दीन, मुई, ठीक है, इस चीज को लिख लेंगे। यानी मौलवी मुइजुद्दीन को प्रथम नाजिर बनाया गया। कलकत्ता में स्थापना की गई 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। किसकी? प्रथम मदरसा की। तो हमसे यही पूछा गया है कहाँ स्थापित किया था, तो कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। ठीक है, किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया? 1781 में। प्रथम नाजिन कौन बने? नाजिन मौलवी मुइजुद्दीन। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगर और कोई भी प्रश्न बनता है तो भी आप इनसे कर आओगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगला प्रश्न है साथियों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। प्रश्न क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज। ऑप्शन ए है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है विल्किंस, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है मैक्स मुलर। देखिए साथियों ये जो प्रश्न है कितना इंपोर्टेंट है। इसको आरएएस में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस जो स्पेशल पेपर हुआ मेंस में उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साथियों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करते हैं साथियों, तो उसकी जो स्थापना थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, वो की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। इसके द्वारा? सर विलियम जोन्स द्वारा। तो इस चीज को लिख लेंगे। अभी भी मैंने बताया था इससे पहले ही, सर विलियम जोन्स की प्रेरणा से ही ये जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो उसी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, सर विलियम्स द्वारा की गई थी। सहयोग इसमें किसका रहा था? तो सहयोग रहा था साथियों वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग्स का, इस चीज का ध्यान रखेंगे जरूर। वॉरेन हेस्टिंग्स का इसमें जो है सहयोग रहा था। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? अगर साथियों हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था? ये क्यों खोली गई थी, क्यों इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि जो एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास है, लिख लेंगे, एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, पुरातत्व, एक सेकेंड, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य, तथा तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ क्या आया कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, बंगाल थी, इसकी जो संस्थापक थे वो थे सर विलियम जोन्स। इनका सहयोग किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इस सोसाइटी का जो उद्देश्य था वो था कि एशिया के जितने सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास है, जो सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास है
पुरातत्व संबंधी कला है, विज्ञान है और साहित्य है, इसका अध्ययन किया जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार अगर हम इसके आंसर की बात करते तो आंसर इसका सिंपल सा हो जाएगा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा 8वां जो प्रश्न है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1903, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1904, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1905, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1906। साथियों ये जो प्रश्न है ये प्रश्न 53rd एंड 55th बीपीएससी प्री परीक्षा 2011 में पूछा है। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं ऐसा कोई नहीं है जो किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया हो, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये जो प्रश्न हैं इनसे बहुत सारे प्रश्न जो आपके बनेंगे और वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, आपकी जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही जब हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की बात करते हैं तो इसके लिए 16 नवंबर 1905 ईस्वी को कलकत्ता में एक सम्मेलन किया गया। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, और उस सम्मेलन में यह फैसला किया गया कि जो राष्ट्रीय साहित्य है, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा है, इसे देने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। यानी 16 नवंबर 1905 को प्रस्ताव रखा गया कलकत्ता में एक सम्मेलन में। और प्रस्ताव क्या रखा गया कि सम्मेलन की राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हो, ये इसका प्रस्ताव था 16 नवंबर 1905 को जो कलकत्ता में सम्मेलन हुआ उसमें। तो इसी के फलस्वरूप 15 अगस्त 1906 को 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हो गई। ठीक है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना हुई वो हुई 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में जो सम्मेलन हुआ उसमें रखे गए प्रस्ताव के आधार पर 15 अगस्त 1906 ईस्वी। ठीक है, तो छोटी सी बात है लेकिन महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथी वो क्या होगा 15 अगस्त 1906, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आई होप ये प्रश्न भी साथियों क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है साथियों चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र आया वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड्स मैंडेट लेटर वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है व्यापार, सी है प्रशासनिक सुधार, डी है सैन्य सुधार। ये प्रश्न एमपीपीसीएस प्री 2015 में पूछ लिया। ठीक है, चार्ल्स वुड के आदेश पत्र से संबंधित। साथियों जब हम चार्ल्स वुड के आदेश पत्र की बात करते हैं तो इस आदेश पत्र को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक व्यक्ति थे, कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे जिनका नाम था चार्ल्स वुड। क्या था? चार्ल्स वुड। यानी बैंक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई को 1854 में, स्वतंत्रता संग्राम से पहले 1854 में इस आदेश पत्र को जारी किया। यानी जो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र था इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। साथियों इस आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। भारतीय शिक्षा पर एक विस्तृत योजना तैयार की गई। ठीक है,
यानी ये जो आदेश पत्र था, इसमें चार्ल्स वुड द्वारा भारतीय शिक्षा पर एक विस्तृत योजना तैयार की गई। ठीक है, इसलिए इस जो ये जो आदेश पत्र है, इसे हम जो है एक अन्य नाम से जानते हैं, वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच, इसको लिख लेना। यानी जो वुड का चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र है, इसे वुड का डिस्पैच भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन चार्ल्स वुड के बारे में क्या जाना, सॉरी, जो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र था उसके बारे में क्या जाना। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 में जारी किया गया। इसमें योजना क्या थी, भारतीय शिक्षा पर एक विस्तृत योजना तैयार की गई थी, और इसे हम वुड का डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो कई प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी चार्ल्स वुड कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। स्थापना कब की गई, 19 जुलाई 1854 में की गई। इसका साथियों इसे किस नाम से जाना जाता है, वुड का डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं वुड का डिस्पैच या चार्ल्स वुड का आदेश पत्र। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग समझ गए होंगे। आई होप ये जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन रिपोर्ट लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट। ऑप्शन है बालिकाओं की शिक्षा को। देखिए प्रश्न समझिए क्या कह रहा है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो विशेष जोर दिया गया, किस पर दिया गया या किसे दिया गया, किसको दिया गया, तो वो था बालिकाओं की शिक्षा को दिया गया, उच्च शिक्षा को दिया गया, प्राथमिक शिक्षा को दिया गया, या तकनीकी शिक्षा को दिया गया। किसको जोर दिया गया, किस पर विशेष जोर दिया गया। साथियों जब हम हंटर कमीशन की बात करते हैं, हंटर कमीशन की, तो ये जो हंटर कमीशन है ये एक आयोग था, और इसको जो है जो 1854 में पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा करने के लिए बनाया गया। ठीक है, नियुक्त किया गया, आयोग बनाया गया। किसके लिए, जो 1854 में पाश्चात्य शिक्षा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए। ठीक है, यानी इसे 1854 में पाश्चात्य शिक्षा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, इसके अध्यक्ष कौन बने, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, इनकी अध्यक्षता में ये आयोग नियुक्त किया गया। और इसने जो है अपनी रिपोर्ट में जो जिस बात पर जोर दिया वो था साथियों प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर, ठीक है, जोर दिया। इसमें क्या किया गया, इसमें प्राथमिक शिक्षा के सुधार और उसके विकास पर जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। तो इस प्रकार इसमें का जो आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का, वो हो जाएगा किसको विशेष जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक शिक्षा को इसमें विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की स्थापना कब हुई, 1882 में। किस लिए हुई, 1854 में जो पाश्चात्य शिक्षा में प्रगति हुई उसकी समीक्षा के लिए। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ठीक, तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। द प्रोपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज। ऑप्शन ए है चार्ल्स वुड, ऑप्शन बी है मैकाले, ऑप्शन सी है जे.एस. मिल, और ऑप्शन डी है साथियों यहाँ पर कॉर्नवालिस। साथियों जब हम फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है, क्या मतलब होगा इसका, फिल्ट्रेशन थ्योरी का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसका अर्थ क्या होता है साथी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, तो साथी इसका अर्थ होता है कि जो उच्च वर्ग है उस उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए पहले,
और उस उच्च वर्ग से छन छन के नीचे निम्न वर्ग को जाए। ठीक है, ये होता है तुम्हारा अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। यानी कोई चीज जो उच्च वर्ग को दी जाए और उच्च वर्ग से वो धीरे धीरे फिल्टर होकर के छन छन के निम्न वर्ग की तरफ चली जाएगी। और इस जो है सिद्धांत को दिया था साथियों तुम्हारे लॉर्ड मैकाले ने। किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने इस जो है सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो आई होप ये जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? इन विच फील्ड वाज द डाउनफॉल फिल्ट्रेशन थ्योरी रिलेटेड टू द कॉलोनियल वर्क ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए रेल, बी सी देखिए यहाँ चेंज हुआ है, सी सिंचाई, बी शिक्षा, डी गरीबी हटाओ। RAS RTS प्री 2013 में पूछ लिया गया है। साथियों मैंने अभी बताया है कि जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था ये जो है शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, किससे? शिक्षा से। अभी मैंने इसके बारे में बताया है पिछले प्रश्न में। जो अधोमुखी सिद्धांत है इसको हम फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं और इसका जो मतलब होता है उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर जाना, यानी कोई भी चीज उच्च वर्ग को दी जाए तो वो निम्न वर्ग तक छन छन के पहुंचे। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है लॉर्ड मैकाले ने, और इन्होंने ही कहा था कि मैं उचित साधनों में मतलब सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना संभव नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? व्हाट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? यानी इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम हुआ, जो आधुनिक एजुकेशन सिस्टम आया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, वो कैसे पड़ी? तो साथियों ऑप्शन ए है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा, ऑप्शन सी है 1882 के हंटर आयोग द्वारा, या ऑप्शन डी है 1854 के बुडकिन डिस्पैच के द्वारा। ठीक है, ये जो है IAS प्री 1993 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो साथियों जब हम बात करते हैं कि आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव भारत में कहां से पड़ी, तो वो आता है साथियों, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मैकाले का। किसका? मैकाले का। यानी मैकाले ने ही भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए जो है वकालत की थी। इसी ने एक स्मरण पत्र तैयार किया था, स्मरण पत्र। उस स्मरण पत्र के द्वारा जो है भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी 1835 ईस्वी में। कब हुई थी? 1835 ईस्वी में इसकी नींव पड़ी। यहाँ पर जो लॉर्ड मैकाले हैं इन्होंने जो है भारतीय जो रीत रिवाज थे उनके लिए तिरस्कारपूर्ण शब्द कहे थे। इन्होंने कहा था कि जो यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की जो एक अलमारी है उसका एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्यों के अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि जो यूरोप में जो पुस्तकालय है उसकी जो अलमारी है, अलमारी का जो एक कक्ष में जितना ज्ञान है उतना भारत और अरब में नहीं है। इसने कहा कि ये जो अलमारी का एक कक्ष है भारत और अरब के साहित्य से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, ऐसा कहा था लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, और इन्होंने जो है अपने स्मरण पत्र 1835 के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली थी। तो ऑप्शन जो है इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा 1835 के। ठीक है, आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सेटलर आयोग संबंधित था, यानी सेटलर कमीशन वॉज कॉन्सर्न विद। ऑप्शन ए है न्यायपालिका से, सी साथियों यहाँ चेंज हो गया है, सी शिक्षा से, बी राजस्व प्रशासन से, और डी पुलिस प्रशासन से। ठीक है, तो साथियों अब यहाँ बात करते हैं हम सेटलर आयोग की। तो जो सेटलर आयोग है इसका जो गठन था, वो किया था ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में। ठीक है, सरकार ने 1917 ईस्वी में क्या क्यों था कि इसका जो गठन करने का जो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था वो था जो कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाया गया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन के की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए यानी ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1917 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय खुला था उसकी संभावनाओं के अध्ययन के लिए और उसकी रिपोर्ट के लिए इस आयोग का गठन किया था 1917 में। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे साथियों वो थे डॉक्टर M.E. सेडलर। ये जो M.E. सेडलर थे ये लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। ये जो थे लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन थे? लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में जो सेटलर आयोग ने सुझाव दिया वो था साथियों
कि यदि आपको विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो आपको माध्यमिक शिक्षा सुधारनी पड़ेगी, यानी माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। यहाँ लिख लेना, विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, यानी ये जो शिक्षा के संबंध में जो सेडलर आयोग बनाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा 1917 में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एम ई सेडलर को बनाया गया, इस आयोग ने सुझाव दिया कि अगर आपको विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारनी है तो उसके लिए आपको जो माध्यमिक शिक्षा है उसका सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी आयोग ने वर्ष 1904 में, इस आयोग ने जो वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना था उसकी निंदा की। यानी इसने क्या किया, 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की निंदा की, अधिनियम की निंदा की। ठीक है, और इसने बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठीक समन्वय नहीं हो सकता। जो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना था उसकी निंदा करते हुए इस आयोग ने कहा कि इस तरह से कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठीक समन्वय नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप ये जो सेटलर आयोग है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, इस प्रकार इस जो प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा से, यानी जो सेटलर आयोग था वो शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? In 1902 AD, Lord Curzon constituted a university commission including 2 Indian members who were they. ठीक है, इसके लिए साथियों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले और रासबिहारी बोस, सी है सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी है सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर ऊपर के जो प्रश्न हैं उनमें से अगर कोई भी सही नहीं है तो भी ई लगाओगे, अगर उनमें एक से अधिक सही है तो भी आप ई ही लगाओगे। साथियों, 66 बीपीएससी प्री परीक्षा एग्जाम 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया। साथियों, जब हम 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय आयोग के गठन की बात करते हैं तो साथियों ये जो आयोग था ये लॉर्ड कर्जन द्वारा शैक्षणिक सुधारों के तहत, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो शैक्षिक सुधारों के तहत, ठीक है, वर्ष 1902 ईस्वी में एक व्यक्ति थे सर टॉमस रेले, ये अध्यक्ष थे इस आयोग के। तो इनकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और इसमें 2 भारतीय लोगों को सम्मिलित किया गया। एक थे तुम्हारे सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, और जो दूसरे व्यक्ति थे साथियों वो थे तुम्हारे यहां पर न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। ये 2 व्यक्ति थे भारतीय जिन्हें इस आयोग में इस आयोग में सम्मिलित किया गया था। और इसी आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप जो 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम आया वो आया। यानी इसी आयोग ने सिफारिश की और इसी की सिफारिशों को मानते हुए 1904 में एक विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे, यानी इसी के सुझावों से, इसी के प्रस्ताव से जो विश्वविद्यालय अधिनियम था, विद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि जो 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, उसमें 2 भारतीय थे, एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, दूसरे थे न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। तो इस प्रकार जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने इसको जो है गठित किया था। उद्देश्य क्या था? शैक्षणिक सुधार। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बने थे अध्यक्ष सर टॉमस रेले। तो जो 2 भारतीय थे वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। आगे बढ़ते साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न को मैं अभी डिस्कस करा है इससे पहले जो सैडलर आयोग था उसके बारे में। तो जो सैडलर आयोग था साथियों वो 1917 ईस्वी में गठित किया गया। तो ऑप्शन बी जो है 1917 ईस्वी
इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ऑप्शन ए है वुडका डिस्पैच 1854, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी, ऑप्शन सी है साथियों चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी, ऑप्शन डी है साथियों यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो साथियों आइए इस पर बात करते हैं कि वो कौन सा अधिनियम था जिससे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात की थी। ठीक है, तो साथियों अगर उसमें जो नाम आता है वो आता है तुम्हारा चार्टर अधिनियम 1813 का। किसका आता है? चार्टर अधिनियम 1813 का। इस अधिनियम में जो है सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। ठीक है, तो आई होप ये जो प्रश्न है ये भी समझ में आ गया होगा कि जो ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो वो था तुम्हारा चार्टर अधिनियम 1813। आगे बढ़ते साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। 3 नंबर है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। अब कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 सभी सही है। और ये जो प्रश्न है आईएएसपी 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो साथ ही जब हम वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो उसका जो मतलब था वो था सहायता अनुदान जो व्यवस्था है ग्रांट्स इन एड वो भी शुरू की गई, ये बात सही है इस वुड डिस्पैच के बारे में। दूसरा नंबर है विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, बिल्कुल की गई थी, ये भी सही है तुम्हारा। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार इसके जो आंसर है वो पहला और दूसरा यानी जो केवल ए और 1 और 2 जो ऑप्शन ए में है ये बिल्कुल इसका सही आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है हिंदू कॉलेज कलकत्ता की, बी दिल्ली कॉलेज, सी है साथियों मेयो कॉलेज, और यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ये जो प्रश्न है साथियों यूपीपीसीएस प्री 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले किस विश्वविद्यालय किस कॉलेज की स्थापना की गई, तो साथियों उसमें केवल एक ही नाम आता है, वो आता है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। कौन सा? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है साथियों राजा राममोहन राय को। राजा राम मोहन राय, राजा राममोहन राय ने ही जो है आधुनिक शिक्षा का सबसे अधिक प्रचार किया, और इन्होंने 1817 ईस्वी में एक व्यक्ति थे डेविड हेयर, डेविड हेयर, डेविड हेयर एवं एक थे अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सबसे पहले 1817 में ये हो गया। और उसके बाद अगर हम मेयो कॉलेज की बात करते हैं साथियों, जो मेयो कॉलेज था इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, तो ये बाद में हुई थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की बात करें तो ये भी जो है 1875 में स्थापित किया गया था। और जो दिल्ली कॉलेज है इसकी स्थापना साथियों 1824 में हुई थी। तो इस प्रकार जो सबसे पहली स्थापना जो हो जाएगी वो हो जाएगी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की 1817 में। राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1817 में स्थापना हुई। इन्हें जो साथ मिला था वो मिला था डेविड हेयर का और अलेक्जेंडर डफ का। तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है यहाँ पर, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए विद रेफरेंस to educational institutions during the colonial rule in India, consider the following pairs। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। इन्हें आपको क्या करना है, ये देखिए नीचे कह रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। देखिए इन प्रश्नों में ये चीज हमें देखनी होती है कि नहीं दे रहा है या है दे रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित है, तो जो सही सुमेलित है हमें उन्हें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बनारस के संस्कृत कॉलेज की बात करें तो जो बनारस का संस्कृत कॉलेज था इसकी जो स्थापना थी, जो इसके संस्थापक थे वो थे जोनाथन डंकन। कौन थे? जोनाथन डंकन। तो साथियों यहाँ दे रहा है विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स सही नहीं है क्योंकि इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। ठीक है, तो ये जो गलत हो जाएगा। एक है कलकत्ता मदरसा, अगर हम कलकत्ता मदरसा की बात करें तो इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1781 में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1791 ईस्वी में। ठीक है, जो बनारस का संस्कृत कॉलेज है उसकी।
तो और आगे है तुम्हारा फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना साथियों वो लॉर्ड रिचर्ड कोलेवेलेजली ने की थी। तो ये यहाँ पर ऑर्थर वेलेजली है, क्या है, ऑर्थर वेलेजली। तो यहाँ पर ये गलत है, इसकी स्थापना किसने की थी, उनका नाम आप लिख लेना, उनका नाम था साथियों लॉर्ड रिचर्ड कोलेवेलेजली, लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली, वेलेजली। तो यहां पर देखिए पहला गलत है, तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही है। तो केवल दूसरा सही है, तो इसमें केवल दो जो है बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईएएस प्री 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप साथियों ये जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? Who among the following, along with the David Hare and Alexander Duff, founded the Hindu College in Calcutta? साथियों इससे पहले जो 19वां प्रश्न है उसमें पूछा गया था कि सबसे पहले किस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। तो ये पूछा गया था, उसमें चार ऑप्शन दिए गए थे। जो 19वां प्रश्न था मैंने आपको कराया है, 19वां पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी, जिसमें ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में जो है स्थापित किया गया था, और वो भी राजा राममोहन राय के प्रयासों द्वारा, जिसमें डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ का साथ इनको मिला था। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रश्न में भी ये जो प्रश्न है इसमें भी यही पूछा गया है कि जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के। तो साथियों इसमें जो है आंसर वही हो जाएगा, राजा राममोहन राय, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर इन्होंने जो है स्वयं कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो साथियों यहाँ जो 19वें प्रश्न में जो पूछा गया था वो भी यही था, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1817 में, राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। आगे इसमें बी ऑप्शन में दिल्ली कॉलेज भी था। तो साथियों दिल्ली कॉलेज की स्थापना दिल्ली में हुई थी। अगर हम मेयो कॉलेज की बात करें तो साथियों ये जो मेयो कॉलेज है इसकी जो स्थापना थी वो अजमेर में हुई थी। कहाँ हुई थी, अजमेर में हुई थी। जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था इसकी जो स्थापना थी साथियों इसकी हुई थी अलीगढ़ में। तो इसका अलीगढ़ लिख लेना, वहां मैंने नहीं लिखा पाया था उस समय, तो अब लिख लेना इसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई थी 1875 में। ठीक है, तो आई होप ये जो 21वां प्रश्न है आप समझ गए होंगे। आईएएस प्री 2009 में इस प्रश्न को पूछा गया है, और जो 19वां प्रश्न था इसे यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया था। तो देखिए ये सारे जो जितने भी मैं प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ साथियों ये काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों को बार बार जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनका विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा जो अगला 22वां प्रश्न है वो है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? व्हाई डिड वेलेजली एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता? ऑप्शन ए है लंदन, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था, या फिर ऑप्शन बी है वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, या ऑप्शन सी है वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, ऑप्शन डी है वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। आईएएस प्री 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण है साथियों। जब हम कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं तो साथियों इसकी जो स्थापना थी इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1800 ईस्वी में की थी। और इसका एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था कि यहाँ जो ब्रिटिश के नागरिक हैं उनको भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित किया जाए। भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, और वो भी किसे प्रशिक्षण देना था, जो ब्रिटिश नागरिक थे उन्हें। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, प्रशिक्षण देना चाहता था। तो ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, काफी महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय वह कौन सा था, किस कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, ऑप्शन बी है साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ऑप्शन डी है साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ये यूपीपीसीएस प्री मेंस यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर साथियों हम यहाँ सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कॉलेज था जो
विश्वविद्यालय था जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, वो था साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कौन सा था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। ठीक है, और इसकी जो स्थापना का श्रेय है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो जाता है साथियों तुम्हारे महामना मदन मोहन मालवीय को। महामना मदन मोहन मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, मालवीय। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था वो कौन सा था साथियों? वो था तुम्हारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी साथियों 1916 ईस्वी में। तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? Who among the following strongly advocated for religious education in Indian universities? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है साथियों स्वामी विवेकानंद, सी है महात्मा गांधी और डी है मदन मोहन मालवीय। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो साथियों जब हम बात करते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए जो वकालत की थी प्रबल रूप से, वो की थी साथियों तुम्हारे मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, ये जो मदन मोहन मालवीय हैं ये हमारे अग्रणीय देश जो राष्ट्रवादी तथा देशभक्तों में आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? हु एमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए दिया है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है महाराजा विभूति नारायण सिंह, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है साथियों एनी बेसेंट। साथियों जब हम बात करते हैं कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था तो इसका शिलान्यास किसने किया था? तो साथियों इसका जो शिलान्यास था वो किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग। ये जो लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय जो तत्कालीन भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास किया था, और वो किया था साथियों इन्होंने 4 फरवरी 1916 को। 4 फरवरी 1916 को। ठीक है, और वो जो दिन था वो था साथियों बसंत पंचमी का दिन, यानी बसंत पंचमी के दिन इस जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इस शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय तत्कालीन वायसराय थे भारत के। और इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो वो जाता है मदन मोहन मालवीय को। किसको जाता है? मदन मोहन मालवीय को। इन्होंने ही इसकी स्थापना कराई थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा शिलान्यास का, तो वो हो जाएगा साथियों लॉर्ड हार्डिंग। अगर पूछ लिया जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास स्थापना किसने करी, तो साथियों वो जाता है तुम्हारा श्रेय मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है। इसमें पूछा गया है इसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मीन्स ड्यू टू हुज कंटिन्यूअस एफर्ट द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। ऑप्शन ए है दयाराम गिंडूबल, ऑप्शन सी है साथियों रमाबाई, ऑप्शन बी है डीके कर्वे और ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे। 4 ऑप्शन है आपके पास। साथियों जब हम बात करते हैं कि जब बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय खुला तो इसकी स्थापना किसने की? तो साथियों इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है डीके कर्वे को। किसको जाता है? डीके कर्वे को। इन्हीं के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 ईस्वी में बंबई में, कहां पर? बंबई में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो थे डीके कर्वे एक महान समाज सुधारक थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। सामाजिक कार्यकर्ता थे। साथियों ये जो डीके कर्वे थे इन्होंने जो है विधवा पुनरुत्थान के लिए बहुत अधिक कार्य किए। किसके लिए? विधवा पुनरुत्थान के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए। तो इन्होंने जो कार्य किया वो किया विधवा उत्थान के क्षेत्र में। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है वर्ष 1896 ईस्वी में पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी की। किसकी? विधवा गृह की स्थापना की। इसका ध्यान रखेंगे, यानी वर्ष 1896 में पूना में इन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना की और विधवाओं के लिए इन्होंने जो है एक विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। यानी विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की इन्होंने। ठीक है, इन्होंने स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से शादी भी की और इसी के लिए इनके कार्य के इतने जो इन्होंने कार्य किए, इन कार्यों के लिए इन्हें जो है 1958 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न भी इन्हें इनके महान कार्यों के लिए दिया जा चुका है।
तो आई होप ये जो प्रश्न है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है। इसमें क्या पूछा गया साथियों, इसमें पूछा गया है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, हु वाज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ऑप्शन ए है जस्टिस रानाडे, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है साथियों बीजी तिलक, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से, तो साथियों जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसकी स्थापना की थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों वो हुई थी वर्ष 1880 ईस्वी में। जो है एक न्यू इंग्लिश स्कूल खोला गया था, तो उसी के साथ 1884 ईस्वी में इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1880 में एक स्कूल खोला गया था, न्यू इंग्लिश स्कूल। कौन सा? न्यू इंग्लिश स्कूल। और इसी के साथ 1884 में इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की औपचारिक रूप से गठन किया गया। क्या किया गया? इसका गठन किया गया। ठीक है। और इसके जो संस्थापकों में जो नाम आते हैं वो आते हैं साथियों, एक तो है वी के चिपलुंकर। ठीक है। और एक नाम आता है बीजी तिलक का, और एक नाम आता है साथियों एम बी नाम जोशी। एम बी नाम जोशी। और इन्हीं के साथ में एक नाम और आता है साथियों गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर। आगरकर। यानी चार नाम आते हैं, एक बाल गंगाधर तिलक, एक है वी के चिपलुंकर, एक है एम वी नामजोशी, और एक है गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है तुम्हारे जस्टिस रानाडे। अगर जस्टिस रानाडे की बात करते हैं तो वो इस जो है सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे, बल्कि वे इसके एक जो 5 संरक्षक बनाए जाते हैं उनमें से एक थे। तो ये संरक्षकों में थे। ठीक है। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक, वी के चिपलुंकर, एम वी नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर, ये जो है इनके संस्थापकों में आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो बीजी तिलक है। तो बीजी तिलक इस प्रश्न का जो है सही साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है साथियों यहाँ पर, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ एस्टेब्लिश्ड? इस प्रश्न को साथियों मैं एक बार आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो वैसे आप उससे कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। ऑप्शन ए में 1876 है, बी में 1891 में है, और सी 1875 है, और डी 1874 है। तो जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था अलीगढ़ में खोला गया था, और इसका जो वर्ष था वो था 1875। तो 1875 यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा। यूपीआरओ एआरओ मैथ 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है आज की क्लास का वो है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वर द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, मद्रास, मुंबई स्टेब्लाइज इन इंडिया? ऑप्शन ए है 1857, बी 1881, सी 1885, ऑप्शन डी है साथियों 1905 ईस्वी। इन तीनों कॉलेजों की जो स्थापना हुई थी साथियों वो हुई थी 1857 ईस्वी में। ठीक है। और जो ये हुई किस कारण थी, यानी जो 1854 में चार्ल्स का वुड डिस्पैच आया था उसको आधार बना करके लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, किस पर? लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर जो है भारत में 3 कॉलेज बनाए गए थे। एक था कलकत्ता विश्वविद्यालय, एक मद्रास और एक बंबई, और इनकी जो स्थापना हुई कभी 1857 में। तो इसका आधार किसे बनाया गया था? आधार बनाया गया था जो 1854 में जो वुड का डिस्पैच आया था, वुड का डिस्पैच। ठीक है। ये जो वुड का डिस्पैच है इसी को हम कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसको भी मैं बता चुका हूं आपको, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी को आधार मान करके जो लंदन विश्वविद्यालय था उसके तर्ज पर भारत में 1857 में इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। आरएएस आरटीएस का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है इस क्लास का वो है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग भी है, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों अगर हम इस बात को देखें कि किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक। इनको जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है भारत में 1828 से लेकर के 1835 तक भारत में ये गवर्नर जनरल रहे, और इन्हीं के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को कब 7 मार्च 1835 को जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने प्रस्ताव रखा था, और उसी प्रस्ताव के आधार पर जो है भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। ठीक है। किसके आधार पर? जो लॉर्ड मैकाले ने प्रस्ताव रखा था उसके आधार पर 7 मार्च 1835 को भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया। अंग्रेजी को
उच्च शिक्षा का उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया। ठीक है, तो जो 7 मार्च 1835 को जो लॉर्ड मैकाले ने प्रस्ताव रखा, उसी को आधार मान करके ये जो है उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया था अंग्रेजी को। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न भी साथियों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों इस क्लास का शायद अंतिम प्रश्न है। प्रश्न में क्या है साथियों, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? साथियों यहाँ जो अगर हम बात करते हैं जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो उसमें जो है 1813 के चार्टर एक्ट का बड़ा महत्व था, क्योंकि इसी चार्टर के अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो है देने का प्रस्ताव रखा गया था, और 1 लाख रुपए इसके द्वारा दिए भी गए थे। ठीक है, और इसी के द्वारा 1823 ईस्वी में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कुछ का जो गठन किया गया था, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दे। ठीक है, और ये जो समिति थी इसमें जो है 10 यूरोपीय सदस्यों को शामिल किया गया था। बाद में जो जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने जो है इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को, कब 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। ठीक है, और यहाँ एक कार्ड और भी चल रहा था, वो था प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। यानी कुछ लोग थे जो जो शिक्षा का प्राच्य शिक्षा की तरफ जोर दे रहे थे, और एक थे आंग्लविद शिक्षा की ओर वो जो है ध्यान दे रहे थे। तो जो प्राच्यविद थे साथियों, उनमें जो आता है नाम प्राच्यविदों में, तो वो थे साथियों तुम्हारे H.T. प्रिंसेप, H.T. प्रिंसेप। ठीक है, और जब हम बात करते हैं आंग्लविद की, किसकी? आंग्लविद की, तो जो आंग्लविद के शिक्षा के समर्थकों में नेतृत्व करने वाले थे वो थे मुनरो एवं एल्फिंस्टन। कौन थे? मुनरो एवं एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन, ये जो दोनों थे, ये जो है आंग्लविद थे और ये जो है प्राच्यविद थे। तो आई होप ये जो प्रश्न है साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। क्लास का अंतिम प्रश्न था। तो सभी साथियों का धन्यवाद जो आप इस क्लास में जुड़े हुए हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको प्रश्न समझ में आए हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस क्लास को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आपका जो कमेंट होगा साथियों हमारे लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो आपको अगर कुछ भी पूछना है, बताना है, तो मैं कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए साथियों क्लास में केवल इतना ही है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।